हेलो माय डियर स्टूडेंट। मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के लेक्चर में हम आरपीएससी सेकेंड ग्रेड का लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 10 आरपीएससी सेकेंड ग्रेड। आरपीएससी सेकेंड ग्रेड, ठीक है। तो देखो अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया। ग्रुप पढ़ लिया, परमुटेशन ग्रुप पढ़ लिया, इनके बारे में हमने पढ़ भी लिया, थ्योरी भी कर ली और उसके क्वेश्चंस भी कर लिए थे। और आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं नया टॉपिक स्टार्ट। हमारा टॉपिक रहेगा सब ग्रुप। हमारा टॉपिक रहेगा क्या? सब ग्रुप। और कम से कम भी 5 से 7 लेक्चर और आएंगे और 5 से 7 लेक्चर में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा कंप्लीट हो जाएगा और उस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के बाद में हम एक नई बुक स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो स्टार्ट करते हैं हम सब ग्रुप के बारे में, उप ग्रुप के बारे में। देखो तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं उप ग्रुप की क्या डेफिनेशन होती है। सब ग्रुप, देखो इसमें ज़्यादा समझने वाली चीज़ें ज़्यादा है और मैटर है इसमें कम। भाई ये नहीं कि आपको मैटर थ्योरम है उसका प्रूफ याद करना है, प्रूफ आएगा एग्जाम में प्रूफ नहीं आएगा, आपको बस शॉर्ट शॉर्ट में चीज़ें याद रखनी है। और मैन इसमें समझने वाला टॉपिक ज़्यादा है कि भाई आपको समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, इमेजिनेशन आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखो सब ग्रुप क्या होता है। सब ग्रुप की परिभाषा ये होती है कि एच है वो ग्रुप जी का क्या होना चाहिए? एरिक्त उपसमुच्चय होना चाहिए। एरिक्त उपसमुच्चय होना चाहिए, तब एच को जी का उपग्रुप कहेंगे यदि एच जी की संक्रियाओं के सापेक्ष क्या हो, खुद भी ग्रुप हो। तो सबसे पहले एच को जी का उपग्रुप होने के लिए सबसे पहले आपके पास होना चाहिए कि एच है वो जी का क्या होना चाहिए? एच है वो जी की संक्रियाओं के सापेक्ष खुद क्या होना चाहिए? ग्रुप होना चाहिए। और दूसरी बात एच है वो जी का क्या होना चाहिए? अरिक्त उपसमुच्चय। तो देखो पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं और फिर इसके एग्जाम्पल समझते हैं। तो देखो क्या डेफिनेशन है। माना एच ग्रुप जी का, माना एच ग्रुप जी का एरिक्त उपसमुच्चय, माना एच ग्रुप जी का एरिक्त उपसमुच्चय है, तब एच जी का उपग्रुप कहलाता है यदि एच स्वयं जी की संक्रियाओं के सापेक्ष, जी की संक्रियाओं के सापेक्ष ग्रुप, एच है वो जी की संक्रियाओं के सापेक्ष खुद भी क्या हो, ग्रुप होना चाहिए। इसका मतलब एच को जी का उपग्रुप होने के लिए दो शर्त होनी चाहिए। एक तो एच है वो जी की जो भी संक्रिया, प्लस संक्रिया है, गुणा संक्रिया, जो भी संक्रिया है उसके लिए उसे खुद ग्रुप होना पड़ेगा, ठीक है। तो एच प्लस है वो क्या होना चाहिए? ग्रुप होना चाहिए। और एच है वो ग्रुप जी का रिक्त उपसमुच्चय होना चाहिए। यदि दो कंडीशन होल्ड करता है एच, तब एच को हम जी का क्या बताएंगे, कह देंगे उपग्रुप कह देंगे, ठीक है। तो यदि हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, और आपको पता है कि ग्रुप होने के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए? ग्रुप होने के लिए सबसे पहली कंडीशन समवर्तता होनी चाहिए, साचर्यता होनी चाहिए, तत्सम का वियोग का अस्तित्व होना चाहिए, प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व होना चाहिए। और यदि आबेली ग्रुप और होता है तब उस जी और स्टार मिलकर क्या बनेगा? आबेली ग्रुप कहलाएगा। अदरवाइज यदि 4 कंडीशन होल्ड करता है तो वो ग्रुप कहलाएगा। यदि मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो देखो एग्जाम्पल नंबर 1 कि जेड प्लस है वो क्यू प्लस का उपग्रुप है। क्यू प्लस का क्या है? उपग्रुप है। दूसरी कंडीशन ये है, दूसरा जो एग्जांपल है आर प्लस है वो सी प्लस का क्या है? उपग्रुप है। तो देखो यहाँ समझना आप इसके लिए कि भाई किस प्रकार से कंडीशन होती है। एच है वो जी का रिक्त समुच्चय हो, तब एच जी का उपग्रुप कहलाता है यदि एच है वो जी की संक्रियाओं के सापेक्ष क्या हो, खुद उपग्रुप होना चाहिए, ठीक है।
तो मैं देखो इनको इन एग्जांपल्स को आपको मैं साइड में समझा देता हूँ कि किस प्रकार से ये उपग्रुप है इसके। ये आपको इतना ही लिखना है नोट्स में और ये समझना है। देखो अब समझने वाली बात है कि यदि हम जेड प्लस की बात करें, जेड प्लस की इसकी बात करें, जेड प्लस है वो आपका ग्रुप है। जेड प्लस क्या होना चाहिए? ग्रुप होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको ये सिद्ध करना है कि जेड प्लस है वो उपग्रुप होना चाहिए। तो उपग्रुप होने के लिए क्या होना चाहिए? कि जेड प्लस है उपग्रुप होना चाहिए। तो मैं जेड की बात करूं तो आपके पास जेड में कौन से अवयव आते हैं? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो। तो सबसे पहली कंडीशन समर्थता। इसमें ये बताओ कि समर्थता होल्ड हो रही है क्या? समर्थता की कंडीशन होल्ड हो रही है क्या? समर्थता की कंडीशन क्या होती है कि उस समुच्चय से हम क्या करते हैं? दो अवयव लेते हैं। तो आप कोई भी दो अवयव ले लो इस समुच्चय से, और जो भी ऑपरेशन दे रखा है, जैसे प्लस संक्रिय दे रखी है तो उन दोनों अवयव को आप जोड़ो और जोड़ने पर आने वाला अवयव भी उसी समुच्चय का आना चाहिए। तब उसको हम कहेंगे कि संक्रिया जो प्लस है वो आपकी समर्थता है। ठीक है। उसके बाद में दूसरी कंडीशन है साचर्यता। तो साचर्यता के लिए आपको पता है कि प्लस संक्रिया और गुणा संक्रिया हमेशा क्या होती है? साचर्य होती है। तत्समक अवयव की बात करें तो इसका तत्समक अवयव क्या होगा? 0 होगा। और तत्समक अवयव 0 होगा तो वो जेड से बिलोंग करेगा, क्योंकि तत्समक अवयव होना चाहिए और तत्समक अवयव भी है वो उसी ग्रुप में विद्यमान होना चाहिए। ठीक है। तो चौथी हम कंडीशन की बात करें तो चौथी कंडीशन आपकी है प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व है। आपको पता है कि इसमें सारे अवयवों का प्रतिलोम विद्यमान है। इसका मतलब ये हुआ कि जेड प्लस संक्रिया है वो जेड प्लस संक्रिया के लिए क्या बनाएगा? ग्रुप बनाएगा। तो एच को जी का उपग्रुप होने के लिए, एच को जी का उपग्रुप कहलाता है यदि पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए कि एच स्वयं जी की संक्रिया के लिए क्या हो? ग्रुप हो। देखो मैंने ऊपर आपको डेफिनेशन लिखा दी, ये आपको समझने के लिए है। यदि आप समझते हो तो भी ठीक है, यदि आप लिखते हो तो भी ठीक है। तो देखो ये आपके समझने के लिए, एच है वो स्वयं जी की संक्रिया के लिए ग्रुप है और एक होना चाहिए एच जी का अरिक्त उपसमुच्चय, सबसेट होना चाहिए अरिक्त उपसमुच्चय। एच को जी का उपग्रुप बताने के लिए आपको ये बताना होता है कि एच है वो स्वयं जी की संक्रिया के लिए खुद ग्रुप बनाता हो और एक एच जी का क्या होना चाहिए? अरिक्त उपसमुच्चय। अब देखो ये जो मैंने सिद्ध किया है, ये मैंने क्या सिद्ध कर दिया? इसको पहली कंडीशन होल्ड कर दी, भाई जी का ग्रुप है। ठीक है। दूसरी कंडीशन आपको ये बताना है कि एच है वो जी का अरिक्त उपसमुच्चय होना चाहिए। अरिक्त उपसमुच्चय का मतलब ये होता है कि कुछ अवयव जेड के जो अवयव है उसमें आपके किस में मिलने चाहिए? क्यू में मिलने चाहिए। अब बात बताओ, क्यू जो होता है वो रेशनल नंबर होता है और क्या डेफिनेशन होती है? ये डेफिनेशन होती है पी अपॉन क्यू सच दैट पी एंड क्यू बिलोंग्स टू जेड एंड क्यू का मान नॉट इक्वल टू 0। ये आपकी रेशनल नंबर की क्या होती है? डेफिनेशन होती है। पी अपॉन क्यू के फॉर्म में जो नंबर होता है उसको रेशनल नंबर कहते हैं। अब यदि मैं बात करूं जेड के लिए, जेड है वो आपका सबसेट होगा क्यू का, होगा ना? किस प्रकार से होगा? क्यू में मान लो, जैसे मान लो मैं 2 की बात करूं, क्यू है वो 2 है, मतलब 2 है आपका रेशनल नंबर है। और जेड भी आपका क्या है? जेड भी आपका क्या है? पूर्णांक है। तो सारे पूर्णांक क्या होते हैं? सारे रेशनल नंबर होते हैं। इसका मतलब जेड है वो क्यू से बिलोंग, क्यू का सबसेट होगा। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहली कंडीशन आपको जेड है वो प्लस ग्रुप सिद्ध कर दिया। दूसरी कंडीशन आपको मैंने ये सिद्ध कर दिया कि जेड है वो क्यू का सबसेट हो गया। अब जेड है वो क्यू का सबसेट हो गया, इसका मतलब जेड है वो क्या? जेड प्लस है वो क्या हो जाएगा? जी का या क्यू प्लस का उपग्रुप हो जाएगा। तो यहाँ से हम ये लिख देंगे कि जेड प्लस क्यू प्लस का उपग्रुप है। तो ये जो आपका एग्जाम्पल नंबर है उसकी फर्स्ट नंबर जो एग्जाम्पल है उसकी एक्सप्लेनेशन है। तो ये आप अपनी कॉपी में लिख भी सकते हो और नहीं भी लिखना चाहो तो नहीं भी लिख सकते हो। ठीक है। दूसरे एग्जाम्पल की एक्सप्लेनेशन क्या है? दूसरे नंबर की जो एग्जाम्पल है उसमें आपको दे रखा है आर प्लस
वो क्या होना चाहिए, ग्रुप होना चाहिए। आर प्लस क्या होना चाहिए, ग्रुप होना चाहिए। तो बताओ ग्रुप होगा क्या, समर्थता हो जाएगी, साचर्यता हो जाएगी, तत्समक अवयव हो जाएगा, प्रतिलोम भी विद्यमान हो जाएंगे, और ये ग्रुप हो जाएगा। अब आर आपको पता है कि आर है वो सबसेट है किसका, जेड का, सॉरी सी का। आर है वो सबसेट किसका है, सी का है ना। क्यों, क्योंकि सारे रियल नंबर क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। सारे रियल नंबर क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। सारे रियल नंबर क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा सारे जो, सॉरी रेशनल नंबर नहीं, सारे रियल नंबर, ये रियल नंबर का सेट है ना, ये आपका रियल नंबर का सेट है। और सारे रियल नंबर क्या होते हैं, सारे कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं भाई, सारे रियल नंबर होते हैं तो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। तो यहाँ से दूसरा एग्जाम्पल भी आपका हो जाएगा। तो आर प्लस है वो सी प्लस के लिए क्या हो जाएगा, वो ग्रुप हो जाएगा। तो यहाँ से हम ये बता देंगे, इम्प्लाइज दैट आर प्लस सी प्लस का ग्रुप। आर प्लस सी प्लस का ग्रुप। ये दोनों एग्जाम्पल की आपकी एक्सप्लेनेशन है। तो आप इनको लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, और अदरवाइज नहीं लिखना चाहते तो कोई बात नहीं है। शॉर्ट फॉर्म में डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि एच है वो जी का उपग्रुप कब होगा, एच स्वयं जी की संक्रिया के सापेक्ष ग्रुप होना चाहिए, और दूसरा एच है वो जी का एरिक्टुप समुच्चय होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबकी डेफिनेशन। अब नोट लगा के लिखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो अब आने वाली है। ये तो आपका बेसिक है डेफिनेशन। अब जहां से क्वेश्चन पूछते हैं एग्जामिनर वो चीज लिखते हैं, नोट लगा के लिखो। आराम आराम से समझते जाओ, धीरे धीरे। यदि ग्रेजुएशन का पोर्शन आपका अच्छे से हो गया ना, तो ये मान के चलो 40 नंबर आपके पक्के हो गए। नोट लगा के लिखो। प्रत्येक ग्रुप जी के कम से कम दो उपग्रुप, कम से कम दो उपग्रुप होते हैं। कोई भी ग्रुप जी है उसके कम से कम दो तो क्या होंगे, उपग्रुप होंगे ही होंगे। जहां ग्रुप का जो ऑर्डर है वो दो या दो से ज्यादा होना चाहिए। यदि ग्रुप का ऑर्डर दो या दो से ज्यादा होंगे, दो मिनिमम अवयव होने चाहिए और दो से ज्यादा भी अवयव हो सकते हैं, तब ग्रुप जी के कम से कम दो उपग्रुप तो होंगे ही होंगे। और वो दोनों उपग्रुप कौन से होंगे, जो कम से कम दो उपग्रुप होंगे वो आपके होंगे क्या, अनुचित या विषम उपग्रुप या इम्प्रॉपर सब ग्रुप कहेंगे। और इनके अलावा जो होंगे वो आपके क्या होंगे, उचित उपग्रुप। उचित उपग्रुप को इंग्लिश में कहते हैं प्रॉपर सब ग्रुप। तो देखो कौन कौन से होंगे, समझते जाना, यहाँ से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, और आया वो भी है, वो भी मैं करवाऊंगा। एक तो तत्समक अवयव, कौन कौन से होंगे कि कम से कम दो उपग्रुप तो होते ही होते हैं। प्रत्येक ग्रुप के कम से कम दो तो उपग्रुप होते ही होते हैं। एक तो तत्समक अवयव, एक आपका ग्रुप स्वयं, तो जी स्वयं। और इनको क्या नाम देते हैं, इनको नाम देते हैं, ये आपके कहलाते हैं विषम या अनुचित उपग्रुप। विषम या अनुचित उपग्रुप कहलाते हैं। इम्प्रॉपर सब ग्रुप। प्रत्येक ग्रुप जी के कम से कम दो तो उपग्रुप होंगे होंगे जहां ऑर्डर ऑफ जी ग्रेटर देन 2। तो कौन कौन से दो उपग्रुप होंगे, एक तो तत्समक अवयव, जो भी उस संक्रिया का तत्समक अवयव होगा वो, और एक ग्रुप स्वयं। तो इनको तो कहेंगे हम विषम या उचित उपग्रुप, इम्प्रॉपर सब ग्रुप। और इनके अलावा जो होंगे उसको कहेंगे उचित उपग्रुप, प्रॉपर सब ग्रुप। ठीक है, तो देखो इसके अतिरिक्त इसके अतिरिक्त
इसके अतिरिक्त जी के उपग्रुप उचित उपग्रुप कहलाते हैं। इनके अलावा जो होंगे उनको हम क्या कहेंगे, उचित उपग्रुप। उचित उपग्रुप कौन से होंगे, इसको इंग्लिश में कहेंगे प्रॉपर सब ग्रुप। तो प्रत्येक ग्रुप जी के कम से कम 2 उपग्रुप तो होंगे, उनको तो कहेंगे विषम या अनुचित उपग्रुप, और उनके अलावा जो होंगे उनको कहेंगे प्रॉपर सब ग्रुप, उचित उपग्रुप कहेंगे। ठीक है, तो देखो एग्जाम्पल से देखते हैं, उससे ज्यादा चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। अभी आपको समझ में नहीं आएगा कि भाई उचित उपग्रुप कौन से होंगे और अनुचित उपग्रुप कौन से होंगे, तो मैं आपको देखो एग्जाम्पल से बताता हूँ, चीजें क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। तो एग्जाम्पल लिखो आप कि मान लो एक जी समुच्चय है 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा, ये गुणा संक्रिया के लिए क्या बनाता है, ग्रुप बनाता है। ये गुणा संक्रिया के लिए क्या बनाता है, ग्रुप बनाता है। ठीक है, तो मैं यदि इसके उपग्रुप की बात करूं, इसके उपग्रुप की बात करूं तो इसके उपग्रुप कौन से होंगे, H1 की बात करूं तो आपको पता है कि जो इसके उपग्रुप होंगे, एक तो पहला उपग्रुप तो क्या होगा, तत्सम का विभव। तो गुणा संक्रिया का तत्सम का विभव क्या होगा बताओ, 1 होगा ना, 1। तो ये तो H1 हो गया। दूसरा आपको पता है कि स्वयं जी, जो भी आपको जी ग्रुप दे रखा है वो स्वयं जी। इनको नाम क्या देंगे, इनको हम नाम देंगे अनुचित या विषम उपग्रुप, अनुचित या विषम उपग्रुप। आपको पता है कि प्रत्येक ग्रुप जी के कम से कम 2 उप समुच्चय कम से कम 2 उपग्रुप तो होंगे। उन दोनों उपग्रुप को क्या क्या नाम देंगे, अनुचित या विषम उपग्रुप, इम्प्रॉपर सब ग्रुप। ठीक है, और इनके अलावा जो होंगे वो इनके अलावा आपका क्या होगा, प्रॉपर सब ग्रुप। तो आपके पास H3 क्या होगा, इसमें H3 होगा आपके पास 1 और -1। ये मैं बताऊंगा आपको किस प्रकार से आता है, उचित ग्रुप, उचित उचित ग्रुप, प्रॉपर सब ग्रुप। एक बार इतना ही ध्यान रख लो कि किस प्रकार से लिखा है, फिर आगे आपको ये चीजें क्लियर हो जाएगी कि किस प्रकार से ये चीज आती है। यहाँ समझना चाहो तो ऐसे समझ सकते हो कि जो ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर कितना है आपका जी का 4 है, 4 है। तो 4 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है, 4 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है, तो 4 को आपको डिवाइड कर सकता है, एक तो 1 कर सकता है, एक 2 कर सकता है और एक 4 कर सकता है। ठीक है, तो आपको पता है कि 1 और 4 तो स्वयं हो जाएगा, ये नहीं आएंगे, देखो चीजें बाद में बता दूंगा मैं आपको आगे। आपको पहले तो लैग्रेंज प्रमेय आनी चाहिए और उसके बाद में ही चीजें क्लियर होगी। ठीक है ना, तो इक्वेशन बना के लिखो, उससे चीजें क्लियर हो जाएंगी। इन्हीं एग्जाम्पल को मैं आगे वापस लूंगा और उसमें बताऊंगा कि 1 और -1 को मैंने उचित उपग्रुप क्यों बताया है। ठीक है ना, क्वेश्चन लिखो, एक देखो क्वेश्चन लिखो, जी बराबर 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, इस प्रकार से यदि क्वेश्चन आता है तब जी का उचित उपग्रुप होगा यदि जी बराबर 1 -1 आयोटा, तो जी का उचित उपग्रुप होगा। तो बताना उचित उपग्रुप कौन से होंगे, ये उचित उपग्रुप है या जी स्वयं है या 1 -1 है और ये डी आपके पास है और, तो बताओ कौन सा होगा। तो आपको पता है कि तत्समक अवयव और जी ये तो क्या होंगे, अनुचित होंगे, और ये वाला जो सी ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा, इसका उचित हो जाएगा। ठीक है, अब मैं देखो आगे जैसे जैसे चीजें क्लियर होगी वैसे वैसे आपको उचित अनुचित का भी पता चल जाएगा। अनुचित का तो पता ही आपको
कि तत्समक अवयव और जी स्वयं, तब तो हो जाएगा आपका अनुचित, और इसके अलावा जो होंगे वो आपका क्या हो जाएगा, उचित उपग्रुप। तो हमने अब तक क्या पढ़ लिया, हमने अब तक पढ़ लिया कि H को G का उपग्रुप कब कहेंगे, यदि H स्वयं G की संक्रियाओं के सापेक्ष ग्रुप हो और H G का अरिक्त उपसमुच्चय होना चाहिए। यदि जो इसके उपग्रुप होंगे, उपग्रुप कम से कम, कोई भी ग्रुप है उसके कम से कम दो उपग्रुप होंगे, कौन कौन से, एक तो जी स्वयं और एक आपका, एक तो जी स्वयं होगा और एक आपका क्या होगा, एक तो जी स्वयं होगा और एक होगा आपका तत्समक अवयव। तो वो तो कहेंगे आपको अनुचित या विषम उपग्रुप, और इनके अलावा जो होंगे वो कहेंगे आपको उचित उपग्रुप। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन और लिखो। इससे पहले आप आगे लैंग्राज प्रमेय लिखो, उससे पहले, जिससे आपको चीजें क्लियर होगी। तो पहले लैंग्राज प्रमेय लिखो, फिर उससे क्वेश्चन भी कराता हूँ। मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन आता है लैंग्राज प्रमेय से। लैंग्राज थ्योरम, उपग्रुप की कोटि, उपग्रुप की कोटि ग्रुप की कोटि की भाजक होती है। उपग्रुप की कोटि ग्रुप की कोटि की क्या होती है, भाजक होती है। इसे लैंग्राज प्रमेय कहते हैं। ठीक है, उपग्रुप की कोटि है, उपग्रुप की कोटि की भाजक होती है। दैट इज ऑर्डर ऑफ एच डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी, अर्थात ऑर्डर ऑफ एच, ऑर्डर ऑफ जी डिवाइड बाई ऑर्डर ऑफ एच। तो ऑर्डर ऑफ एच है वो डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ जी। तो उपग्रुप की जो कोटि होगी, उपग्रुप की कोटि कोई भी होगी, उपग्रुप का उपग्रुप की जो कोटि है वो कोई भी होगी, वो ग्रुप की कोटि की भाजक होगी, मतलब उससे डिवाइड कर सकते हैं हम। देखो एग्जाम्पल लिखते हैं और उससे आपकी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम में क्या आता है, ऐसे आता है कि उपग्रुप की कोटि है वो ग्रुप की कोटि की भाजक होती है, निम्न में से कौन सी प्रमेय है। तो ये प्रमेय आपकी लैंग्राज प्रमेय होती है। ऑर्डर ऑफ एच डिवाइड बाई डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी, मतलब ऑर्डर ऑफ एच जितना भी है वो आपका ऑर्डर ऑफ जी को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। यही अपनी क्या है, लैंग्राज प्रमेय। तो एक क्वेश्चन लिखो जिससे आपकी थ्योरम, जिससे आपकी थ्योरम क्लियर हो जाएगी कि यदि ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू मान लो 7 है, ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू 7 है, तब जी के उपग्रुप की कोटि नहीं हो सकती, जी के उपग्रुप की कोटि नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। तो कौन सी नहीं हो सकती, एक तो 1, एक 7 और सी 5 डी, नन ऑफ दीज। तो जो लैंग्राज प्रमेय है वो लैंग्राज प्रमेय क्या कहती है कि जो उपग्रुप की कोटि होती है वो ग्रुप की कोटि की क्या होती है, भाजक होती है। तो यहां समझना, देखो मैं इसकी एक्सप्लेनेशन करता हूं। तो ऑर्डर ऑफ जी कितना दे रखा है आपको, 7 दे रखा है। ऑर्डर ऑफ जी कितना दे रखा है, 7 दे रखा है। तो आपको पता है कि ऑर्डर ऑफ एच है वो डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ जी को। जो लैंग्राज थ्योरम है वो क्या कहती है, लैंग्राज थ्योरम कहती है कि ऑर्डर ऑफ एच डिवाइड्स ऑफ ऑर्डर ऑफ जी। तो अब इसमें उपग्रुप की कोटि मान लो ए ऑप्शन को चेक करूं, ये तो मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, डायरेक्ट भी इसका आंसर मैं भी बता दूं सेकंड में, लेकिन आपको समझाने के लिए ये चीज समझ में आ गई तो आप समझ जाओगे कि थ्योरम का स्टेटमेंट क्या था। तो ऑर्डर ऑफ एच मान लो मैं मान लू 1 है,
ऑर्डर ऑफ एच मान लो 1 है। तो एक बात बताओ कि ऑर्डर ऑफ एच है वो डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ जी को, ऑर्डर ऑफ जी और अपॉन ऑर्डर ऑफ एच करो तो ऑर्डर ऑफ जी कितना है 7 और ये कितना है 1 है, तो डिवाइड कर दिया 7 कर दिया ना, तो इसका मतलब ये डिवाइड करेगा 1 डिवाइड करेगा, तो ये ऑप्शन तो आपका सही है। इसमें बोल रहा है कि उपग्रुप की कोटि कौन सी नहीं होगी। फिर हम लेते हैं बी ऑप्शन, ऑर्डर ऑफ एच मान लो 7 है, तो ऑर्डर ऑफ एच 7 है तो ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एच निकालो, तो 7 अपॉन 7 1, ये भी डिवाइड कर दिया तो ये भी नहीं हो सकती है ना, तो ऑप्शन ऑफ सी देखो, ऑर्डर ऑफ जी कितना 7, ऑर्डर ऑफ जी कितना 7, लेकिन अपने को यहाँ पे लिखना है ऑर्डर ऑफ एच है ना, तो ऑर्डर ऑफ एच कितना है, ऑर्डर ऑफ एच ऑर्डर ऑफ एच 5, तो अब देखो ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एच निकालो, तो ऑर्डर ऑफ जी कितना 7 अपॉन 5, तो ये डिवाइड नहीं कर पा रहा ना, 7 है वो 5 को डिवाइड नहीं कर पा रहा भाई। यहाँ पे लिख सकते हो कि यहाँ पे तो डिवाइड कर रहा है और यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, लेकिन यहाँ पे डिवाइड नहीं कर रहा है, तो ग्रुप को टी निम्न में से कौन सी नहीं होगी, तो आपका सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। सी है वो नहीं होगा क्योंकि ऑर्डर ऑफ एच है वो डिवाइड नहीं कर रहा ऑर्डर ऑफ जी को। तो अब देखो यहाँ से डायरेक्ट ये तो आपको लिख के मैंने बताया कि भाई इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से कर सकते हैं। डायरेक्ट हम देख सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ एच है वो इनमें से मान लो ऑर्डर ऑफ एच 1 है तो 7 में 1 का भाग देता है, 7 में 1 भाग का जाता है, 7 में 1 का भाग जाता है ना, तो हो सकता है 7 में 7 का भाग जाता है, 7 में 5 का भाग नहीं जाता, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। ऐसे हम देखेंगे, ठीक है, ये तो मैंने आपको लिख कर समझाया है। तो ऑर्डर ऑफ एच डिवाइड ऑर्डर ऑफ जी, ऑर्डर ऑफ एच डिवाइड ऑफ ऑर्डर ऑफ जी। तो लांगराज प्रमेय क्या कहती है कि उपग्रुप की कोटि जो होती है वो ग्रुप की कोटि क्या होती है, भाजक होती है, मतलब उपग्रुप की कोटि जितनी भी होगी उसका ग्रुप की कोटि में भाग हमेशा जाएगा, ठीक है, और जिसमें भाग नहीं जाएगा वो उपग्रुप की कोटि नहीं होगी। अब मान लो ऑर्डर ऑफ जी, मान लो यहाँ पे होता है आपका ऑर्डर ऑफ जी 5, तो बताओ किस में से, मान लो इसमें से कौन सी उपग्रुप की कोटि, तो इसमें 5 का भाग लग जाता और 1 का भी भाग लग जाता है ना। तो यहाँ पे मान लो ऑर्डर ऑफ जी मान लो कितना हो 12 है, तो 12 में किस किस का भाग 6 है, ऑप्शन में मान लो 6 आ गया, 2 आ गया, नहीं सॉरी 6 आ गया, 5 आ गया और 7 आ गया, तो 6 का भाग लग जाता है ना, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब एक मोस्ट इंपोर्टेंट नोट लगा के लिखो चीजें, तो एग्जाम में ये पूछी हुई है लांगराज प्रमेय, तो क्वेश्चन आ सकता है कि ग्रुप की कोटि उपग्रुप की कोटि ग्रुप की कोटि की भाजक होती है, निम्न में से कौन सी प्रमेय है, तो लांगराज प्रमेय है, ठीक है, इसमें मैंने बेस्ट क्वेश्चन करवा दिया। अब नोट लगा के लिखो, देखो आराम आराम से करेंगे, कोई जल्दी नहीं है अपने को, नोट लगा के लिखो। यदि ऑर्डर ऑफ जी अभाज्य संख्या हो, ऑर्डर ऑफ जी क्या हो, अभाज्य संख्या हो, तब पहला पॉइंट जी का कोई उचित उपग्रुप नहीं होगा, जी का कोई उचित उपग्रुप नहीं होगा, जी का है वो कोई उचित उपग्रुप नहीं होगा, जी का कोई भी प्रॉपर सब ग्रुप नहीं होगा। ऑर्डर ऑफ जी यदि प्राइम नंबर है, मान लो किसी का ऑर्डर 3 है तो उसका कोई उचित उपग्रुप नहीं होगा, उसके जो भी उपग्रुप होंगे वो आपके अनुचित ही उपग्रुप होंगे। उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन कराऊंगा, इससे भी, पर चीजें समझते जाओ साथ साथ में। जी के उपग्रुपों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी, कितनी होगी 2, उपग्रुपों की संख्या कितनी होगी 2। आपको पता है कि प्रत्येक ग्रुप के कम से कम 2 उपग्रुप होते हैं, कौन कौन से, एक तो तत्समक अवयव और एक जीएसयम, तो 2 होंगे और दोनों कौन से होंगे, विषम उपग्रुप। इस पे देखो क्वेश्चन लिखो एक, तो चीजें क्लियर हो जाएगी। तो प्रत्येक ग्रुप जी के कम से कम 2 तो उपग्रुप होते ही होते हैं, एक तो तत्समक अवयव और एक जी स्वयं, उनको तो कहते हैं विषम या अनुचित उपग्रुप, और इसके अलावा जो होते हैं वो आपके उचित उपग्रुप प्रॉपर सब ग्रुप कहलाते हैं। लेकिन ऑर्डर ऑफ यदि जी मान लो प्राइम नंबर है तो उसका कोई भी उचित उपग्रुप नहीं होगा और उसके उपग्रुपों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी, और वो दोनों कौन से होंगे, विषम वाले होंगे,
तो इक्वेशन लिखो G बराबर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर गुणा संक्रिया का के लिए उचित उपग्रुप होगा। तो बताना इसमें से कौन सा उचित उपग्रुप होगा। 1 ओमेगा 1 डी नन ऑफ दीज। तो बताओ इसका उचित उपग्रुप कौन सा होगा। तो मैंने बताया है कि यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे तो क्या सॉल्यूशन होगा। ऑर्डर ऑफ जी देखो कितना है। तो ऑर्डर ऑफ जी यदि 3 है और 3 क्या होता है प्राइम नंबर, तो तब जी के उपग्रुप होंगे और जी के उपग्रुप कौन कौन से होंगे। एक तो होगा आपका तत्समक अवयव, ठीक है। तो इसका तत्समक अवयव क्या होता है 1 और एक हो जाएगा जी, और ये दोनों कौन से होंगे अनुचित, क्योंकि उसमें उचित उपग्रुप नहीं होगा। क्योंकि आपको पता है कि यदि ऑर्डर ऑफ जी यदि प्राइम नंबर है तो उसका उचित उपग्रुप नहीं होता है। लिखा है ना ऊपर नोट लगा के, ऑर्डर ऑफ जी यदि प्राइम नंबर है तो उसका उचित उपग्रुप नहीं होंगे। तब उचित प्रॉपर सब ग्रुप नहीं होगा। तो बताओ इसमें आंसर क्या होगा। नन ऑफ दीज, यही होगा ना, क्योंकि ये वाला तो आपको अनुचित दे रखा है और ये आपको बढ़ा के दे रखे हैं, लेकिन ये नहीं होंगे, ठीक है। इस प्रकार से हम देखेंगे। एक तरीका और भी बताऊंगा मैं, जब उस तरीके पे आ जाऊंगा तब मैं वो तरीका भी आपको मैं बताऊंगा। एक नोट लगा के और लिखो दूसरा। एन जेड प्लस संग्रह के लिए एन जेड प्लस है वो जेड प्लस का क्या होगा उपग्रुप होगा। उपग्रुप है जहां एन बराबर +-1 +-2 +-3 एंड सो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इक्वेशन लिखो, यदि एन जेड प्लस है वो एन जेड प्लस संग्रह के लिए ग्रुप है, जेड प्लस का ग्रुप है, तो यहाँ पे एन बराबर 1 2 3 मतलब 2z+1 नहीं सॉरी 2z+3z+4z+ ये सारे इसके क्या हो जाएंगे उपग्रुप हो जाएंगे। तो यदि मैं जेड प्लस की ग्रुप की बात करूँ, जेड प्लस के उपग्रुप होंगे कौन कौन से। जेड प्लस के उपग्रुप होंगे तो क्या होंगे बताओ। तो इसके मैं उपग्रुप की बात करूं तो देखो उपग्रुप, तो H1 इसका पहला उपग्रुप क्या होगा बताओ तत्समक अवयव, और इसका प्लस संग्रह के लिए तत्समक अवयव क्या होता है 0। दूसरा Z स्वयं हो जाएगा, बताया था ना G स्वयं होगा। इनको नाम क्या देंगे बताओ। इनको तो कहेंगे अनुचित या विषम उपग्रुप, इम्प्रॉपर सबग्रुप, ठीक है। और इसके अलावा जो होंगे वो क्या कहलाएंगे उचित उपग्रुप कहलाएंगे, प्रॉपर सबग्रुप कहलाएंगे। तो H3 बताओ क्या होंगे। आपको पता है कि Z प्लस है वो उसके उपग्रुप क्या होंगे, यदि एन जेड प्लस है वो जेड प्लस का उपग्रुप होगा तो एन का मान जैसे +1 +2 +3 ये सारे क्या होंगे इसके उपग्रुप होंगे। तो H3 में देखो 2Z भी इसका उपग्रुप होगा, 3Z है वो भी इसका उपग्रुप होगा, H5 4Z+ ये भी इसके ग्रुप होंगे, और ये सारे HN तक ये सारे क्या होंगे इसके उपग्रुप होंगे। और इन उपग्रुप का नाम क्या देंगे बताओ। इनको कहेंगे हम
उचित उपग्रुप, प्रॉपर सब ग्रुप। तो आपको मैंने बताया कि ग्रुप जी के कम से कम दो तो उपग्रुप होते हैं जिनको तो कहते हैं विषम या अनुचित उपग्रुप, और इनके अलावा जो होते हैं उनको कहते हैं उचित उपग्रुप। ठीक है, और एन जेड प्लस है वो जेड प्लस का उपग्रुप है, तो आपका मतलब 2Z 3Z 4Z सारे क्या होंगे, इसके उपग्रुप होंगे। ठीक है, अब देखो इसमें से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में। अब बताओ मेरे को, मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ यहाँ से कि जेड प्लस है वो उसके परिमित उपग्रुपों की संख्या कितनी होगी, बताओ। ये मैं आपको क्वेश्चन भी आपको कराऊंगा। तो चलो एक फर्स्ट ग्रेड में एक क्वेश्चन आया हुआ है उसको भी कर लेते हैं, या आप ऐसे ही बता दो। एक क्वेश्चन लिखो यहाँ से, उसको बता देता हूँ। क्वेश्चन मेरा ये है कि पहले मैं लिख देता हूँ उसको, फिर आप बताना इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन लिखो आप। एक फर्स्ट ग्रेड में एक क्वेश्चन भी आया हुआ है वो भी बताऊंगा मैं आपको। क्वेश्चन लिखो कि जेड प्लस के परिमित उपग्रुपों की संख्या है। तो ए ऑप्शन आपका 0, बी ऑप्शन आपका 1, सी ऑप्शन आपका अनंत, और डी ऑप्शन आपका 2। तो बताओ क्या होगा आंसर, बताओ जल्दी, फिर मैं इसका सॉल्यूशन कराता हूँ। फिर इसके बाद में एक मैं फर्स्ट ग्रेड 2013 में क्वेश्चन आया वो उसको भी करवाता हूँ, 2-3 क्वेश्चन करवाने मेरे को। फिर मैं इसके गुणधर्म के बारे में चलता हूँ। देखो जेड प्लस के परिमित उपग्रुपों की संख्या पूछी है, तो मेरे को एक बात बताओ कि मैं जो मैंने ऊपर लिखा है ना, देखो एक बार मैं इसे समझा देता हूँ, फिर इसकी एक्सप्लेनेशन नीचे इसको लिख देता हूँ वापस, क्योंकि आप ऊपर तो देखेंगे नहीं वापस, है ना। तो देखो जेड प्लस यही तो सेम टू सेम था कि जेड प्लस के परिमित उपग्रुप, ये आपका परिमित ग्रुप हो जाएगा, परिमित होगा ना, परिमित उपग्रुप, और ये सारे इनफाइनाइट ग्रुप होंगे, अपरिमित ग्रुप होंगे। ये सारे क्या होंगे आपके, अपरिमित ग्रुप, अपरिमित, यही तो होंगे इनफाइनाइट। जबकि आपको पूछा कि फाइनाइट सब ग्रुप कौन से होगा, तो फाइनाइट सब ग्रुपों की संख्या कितनी होगी, 1 होगी, तो इसका आंसर बी होगा। इसके नीचे मैं एक्सप्लेनेशन लिख लेता हूँ, लिख देता हूँ आपको, कि जैसे कि आपको है ना बार बार में ऊपर इसको देखना ना पड़े। हालांकि एक्सप्लेनेशन तो यही दे रखी है ऊपर, जो लिखो ये लिखूंगा वापस में, लेकिन मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ सॉल्यूशन में। ठीक है, तो देखो यदि मैं इसके उपग्रुप की बात करूं तो H1 क्या हो जाएगा इसका 0 तत्समक अवयव, H2 क्या हो जाएगा जेड, इनको तो कहेंगे इम्प्रॉपर सब ग्रुप, और H3 2Z प्लस HN, ये आपके हो जाएंगे प्रॉपर सब ग्रुप। ठीक है, अब इसमें आपको परिमित पूछा है, तो परिमित उपग्रुप कौन सा होगा, परिमित उपग्रुप आपका यही होगा, सिर्फ एक परिमित उपग्रुप। ये हो जाएगा आपका परिमित उपग्रुप, एक होगा पहला वाला, और ये सारे क्या हो जाएंगे आपके अपरिमित उपग्रुप। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया चीजें। अब क्वेश्चन लिखो, देखो एक फर्स्ट ग्रेड 2013 में, और ये 2-3 क्वेश्चन लिखो, आप दिखाता हूँ। अब तक का जितना आपने पढ़ लिया उसके सारे क्वेश्चन लिखा देता हूँ मैं एक साथ ही, लिखो। फिर हम इसमें अगले लेक्चर में हम उपग्रुप के गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो लिखो सबसे पहला क्वेश्चन,
किसी ग्रुप के अनुचित विषम उपग्रुपों की संख्या होती है। उपग्रुपों की संख्या होती है 1, 2, 3 डी जी पर निर्भर। ये आपका आया हुआ है फर्स्ट ग्रेड 2013 में। तो बताओ सॉल्यूशन क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। कैसे बताऊं? देखो, कि कोई भी ग्रुप है उसके अनुचित उपग्रुपों की संख्या होती है। अब ज्यादातर नहीं कहा कि 2 होगा। कैसे 2 होगा और कैसे डी होगा? इसमें देखो, यदि आपको इसमें ये नहीं बोले कि किसी भी ग्रुप के अनुचित उपग्रुपों की संख्या है वो 2 होती है, लेकिन आपको ये बोल लेना कि भाई जी पर निर्भर करेगा। यदि मान लो जी है, वो उसकी कोटि कितनी है, भाई जी की कोटि जो होगी वो आपकी डिपेंड करेगी। ऑर्डर ऑफ जी मतलब जी पर निर्भर का मतलब कि जी पर निर्भर करेगा ये, क्योंकि मैंने जब भी आपको इसकी डेफिनेशन लिखाई तो उसमें n इज ग्रेटर देन 2 के लिए ये बताई थी ना, तो उसकी कोटि है वो 2 या 2 से ज्यादा होनी चाहिए। तो ये तो जी पे निर्भर करेगा कि भाई उसकी कोटि कितनी है, तो इसके लिए अब क्या है कि उसका जी पे ही निर्भर करेगा। तो ये ऑप्शन डी राइट था। इसमें आरपीएससी ने डी राइट माना था इसको, ठीक है, 2 नहीं माना था। ये जी पे निर्भर करेगा, ग्रुप की कोटि पर ही निर्भर करेगा, ठीक है। और लिखो ये क्वेश्चन, ऑर्डर ऑफ जी मान लो 6, ऑर्डर ऑफ जी कितना है 6, तब जी के उपग्रुपों की संभावित कोटि है। कोटि है, तो बताओ। देखो, ऑर्डर ऑफ जी कितना दे रखा आपको? 6 दे रखा है, तब जी के उपग्रुपों की संभावित कोटि कितनी हो सकती है? तो आपने देखा था लांगराज प्रमेय क्या थी, उसका एप्लीकेशन यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, लांगराज थ्योरम। और इसको मैं आपको बताने वाला था स्टार्टिंग में कि ये चीज मैं आपको बताऊंगा, तो वो चीज अब देखो सुनो, कि ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एच होता है। ऑर्डर ऑफ एच है वो डिवाइड करता है क्या? ऑर्डर ऑफ एच डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी। इसका मतलब ये बोला है कि उपग्रुपों की संभावित कोटि पूछी है, तो उपग्रुपों की संभावित कोटि क्या क्या हो सकती है? तो ये देखो आप, उपग्रुपों की कोटि जो संभावित कोटि है वो क्या क्या हो सकती है? 6 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है? 6 या 6 से कम जो भी है ना, जितने भी, वो कौन कौन से डिवाइड कर सकते हैं इसको? तो 6 को एक तो 1 डिवाइड कर सकता है, एक कौन डिवाइड कर सकता है? 2 डिवाइड कर सकता है, एक कर सकता है 3 डिवाइड कर सकता है, 4 नहीं करेगा, 5 नहीं करेगा और 6 नहीं करेगा, 6 करेगा। तो ये 4 नंबर जो है वो 6 को डिवाइड करेगा, 6 या 6 से कम होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको क्या करता है? डिवाइड करता है। अब यहां समझना, देखो सबसे पहले क्या बोलेंगे कि उपग्रुपों की कोटि यदि आपको पूछेगी संभावित कोटि क्या क्या हो सकती है, तो उपग्रुपों की संभावित कोटि ये 4 हो सकती है। अब इन 4 में देखो कौन कौन से उपग्रुप बनेंगे, तो इन 4 में आपका 1 और 6 तत्समक अवयव की कोटि कितनी होती है? 1 होती है, और ग्रुप की कोटि कितनी है? 6। यहाँ समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ कि पहले आपको ये देखना है कि ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू यदि 6 है, तो आपको पहले देखना है कि ऑर्डर ऑफ एच क्या क्या हो सकता है। तो ऑर्डर ऑफ एच है वो लांगराज प्रमेय से, क्योंकि ऑर्डर ऑफ एच डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ जी को, तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है और 6 हो सकता है। तो 1 तो आपका क्या होता है? तत्समक अवयव होता है। 1 तो क्या होता है? तत्समक अवयव। और देखो 1 तत्समक अवयव की कोटि कितनी होती है? यहाँ देखो तत्समक अवयव की कोटि मैंने कितनी बताई थी? तत्समक अवयव की कोटि कितनी होती है? 1 होती है। तत्समक अवयव की कोटि कितनी होती है? 1 होती है। तो 1 और ग्रुप की कोटि कितनी है? 6 है। तो 1 और 6 तो ये तो क्या कहलाएंगे? आपके
अनुचित उपग्रुप, ये तो क्या कहलाएंगे, अनुचित उपग्रुप। यहां समझना, देखो मैं सारे क्वेश्चन वापस लूंगा ऊपर वाले। इम्प्रॉपर सब ग्रुप, ठीक है। तो अब आपको पता है कि मान लो मैं ऑर्डर ऑफ 6 का 6 कोटि का मैं एक यदि कोई ग्रुप लेता तो उसके तत्सम का अवयव एक तो क्या होता भाई, उसके जो भी यदि मान लो उसके उपग्रुप लेते तो ग्रुप क्या क्या हो सकता था, एक तो तत्सम का अवयव, तत्सम का अवयव की कोटि क्या होती है, एक होती है, एक ग्रुप स्वयं, तो स्वयं की कोटि कितनी थी, 6 होती। तो ये दो तो क्या कहलाएंगे, अनुचित उपग्रुप, और ये दोनों क्या कहलाएंगे आपके उचित उपग्रुप। ये क्या कहलाएंगे आपके उचित उपग्रुप, प्रॉपर सब ग्रुप, ठीक है। तो अब आपको पूछे कि ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू 6 है, तब जी के उपग्रुपक संभावित कोटि क्या क्या हो सकती है, तो 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, और 3 हो सकती है, और 6 हो सकती है। जो 1 और 6 होते हैं वो तो आपका अनुचित उपग्रुप होंगे, और 2 और 3 वाले क्या होंगे, आपके उचित उपग्रुप कहलाएंगे, ठीक है। तो अब देखो मैं जो अब मैंने स्टार्टिंग में बताया था उस चीज को मैं एक बार वापस रिपीट करता हूँ। उपग्रुप की परिभाषा क्या होती है, तो यहां से देखो उपग्रुप की कोटि क्या होती है भाई, ये उपग्रुप क्या होता है, एच जी का उपग्रुप कहलाता है यदि एच जी की संक्रिया के सापेक्ष खुद क्या होना चाहिए, ग्रुप होना चाहिए, और एच जी का क्या होना चाहिए, अरिक्त उप समुच्चय होना चाहिए, ठीक है। फिर देखो इसमें एग्जांपल मैंने आपको करवाया था, देखो जैसे मान लो मैं इस एग्जांपल को देखता हूं, इस एग्जांपल को देखता हूं ना, तो यहां समझना, देखो ऑर्डर ऑफ जी कितना है, 4 है। तो बताओ ऑर्डर ऑफ एच क्या क्या हो सकता है इसका, एक तो होगा 1, एक होगा 2, और एक होगा 4। 1 और 4 वाला तो क्या होगा बताओ, ये तो हो जाएंगे आपके इम्प्रॉपर, और 2 वाला क्या हो जाएगा, प्रॉपर, ठीक है। तो इसमें कोटि जिसमें 2 अध्याय रखे तो वो क्या हो जाएगा आपका उचित उपग्रुप हो जाएगा ना, इस प्रकार से सोल्व। जैसे इसको करते हैं, ये तो बता ही दिया ना, यही तो है। ऑर्डर ऑफ जी यदि प्राइम नंबर होता है तो उसका कोई उचित उपग्रुप नहीं होता है, उपग्रुपों की संख्या उसकी कितनी होती है, 2 होती है। जैसे 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर है ना, तो वैसे भी ऑर्डर ऑफ 3 देख सकते हो, देखो इसको ऐसे भी देख सकते हो कि ऑर्डर ऑफ जी कितना, ऑर्डर ऑफ जी कितना 3। तो बताओ कौन कौन डिवाइड कर सकता है इसको, और ऑर्डर ऑफ एच कौन कौन होगा बताओ, 1 और 3। और 1 और 3 आपको पता है कि दसवां का भी कोटि एक होती है, और 3 अब ग्रुप की कोटि होती है, तो ये दोनों उसके बराबर है। तो ये तो क्या हो जाएंगे आपके विषम उपग्रुप, और ये तो आपको पता है कि विषम उपग्रुप ही है, अनुचित उपग्रुप इसका है ही नहीं, तो अनुचित उपग्रुप क्या होंगे, 0। तो इस तरीके से भी देख सकते हो आप, ठीक है। एक ये तरीका भी है और ये एक तरीका भी है। किसी ग्रुप की अनुचित उपग्रुपों की संख्या है वो जी पर निर्भर करती है, ध्यान रखना, 2 मत कर देना। जो मैंने आपको ये तरीका बताया 1 2 3 6 वाला, एक क्वेश्चन और लिखो, देखो आप फर्स्ट ग्रेड 2011 में आया हुआ है। जी बराबर 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये तो देखो आया हुआ भी है, ये तो वो इजी सही है, उपग्रुप पूछा है इसमें आपने को, उपग्रुप है। तो आपको पता है 1 ओमेगा, बी ऑप्शन, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, सी ऑप्शन 1। तो पहले तो ये देख लो कि इसका ऑर्डर कितना है,
इसका ऑर्डर कितना है 3। दो तरीके हैं इसके, वही ऑर्डर ऑफ जी देख लो। सबसे पहले ऑर्डर ऑफ जी कितना है 3 है, तो 3 है। एक तो प्राइम नंबर वाले तरीके से कर सकते हो कि इसका कोई उचित उपग्रुप नहीं होगा, उचित उपग्रुप नहीं होंगे तो क्या होंगे, विषम वाले होंगे। और विषम वाले में इसमें एक ही दे रखा आपको, एक तो एक तत्सम का अवयव दे रखा है और एक पूरा वाला होना चाहिए, पूरा वाला इसमें दे नहीं रखा, तो आपका सी आंसर हो जाएगा। एक तो तरीका ये, एक तरीका ये है कि इसका ऑर्डर ऑफ कितना है 3, तो ऑर्डर ऑफ एज कितना हो जाएगा 1 या 3। और 1 और 3 में क्या होएगा, 1 में तो क्या आएगा तत्सम का अवयव, 1 में तो क्या आएगा तत्सम का अवयव, ये तो क्या है तत्सम का अवयव। और ये क्या आएगा 1 ओमेगा और ओमेगा, ठीक है। यहाँ देखो तत्सम का अवयव क्या आएगा बताओ, गुणा सक्रिय के लिए तत्सम का अवयव क्या होता है 1 होता है, गुणा संक्रिया के लिए तत्सम का अवयव 1 होता है, तो ये 1, तो ये आपका आंसर हो गया सी। ये फर्स्ट ईयर 2011 में आया हुआ है। फिर गुणधर्म के बारे में हम कल पढ़ेंगे, और मैं देख लेता हूँ एक दो क्वेश्चन और मिल जाए तो अपने। तीन क्वेश्चन है आपके। अब आगे जो हम कल पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप। कल हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप। अब देखो कल के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सब ग्रुप, ठीक है। और उसके बाद में आएंगे आपके कोसेट सहसमुच्चय, कोसेट सहसमुच्चय। और उसके बाद में आपके आ जाएंगे क्या इंडेक्स ऑफ सब ग्रुप, इंडेक्स ऑफ सब ग्रुप, ठीक है। और उसके बाद में आ जाएगा अपने सिंपल ग्रुप, सिंपल ग्रुप। ये मान लो आराम से पढ़ते जाओ, बस 5 से 7 लेक्चर और बनेंगे इसके, और उसमें आपको एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा कंप्लीट हो जाएगी। और इस वाले में देखो हमें खुद को प्रॉब्लम हो रही थी, हमने इस पर वीडियो बनाना स्टार्ट किया है, और अभी देखो रिस्पॉन्स आपका अच्छा आना चाहिए और अच्छे से आपको चीज़ें क्लियर दिखेगी, ठीक है ना। अब कोई इश्यू नहीं आएगा। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके भी बताया करो कि आपको क्लास कैसी लगी, ठीक है। थैंक यू।